मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो देखो है क्या कह रही हो? अच्छा, मानचित्र है तो खत्म थोड़े नहीं हो गया, 15-16 मानचित्र थे, 15-16 लोग तो हैं नहीं है ये। तो अब अभी समझो, ये जो वर्तमान स्वरूप है ये क्या है? विश्व का नक्शा है। ये मैंने क्या बनाया है? विश्व का नक्शा है। जो वर्तमान स्वरूप है इस तरीके से, ये स्वरूप पहले नहीं था। जब हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ, तो उससे सारी चीज़ बने, ब्रह्मांडीय पिंड सारे बने, जिसमें हमारी पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी का ये वर्तमान स्वरूप ऐसे थोड़े नहीं था पहले जो है एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पृथ्वी इस तरीके से बनी, तो इसमें जो है मैंने बताया जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य जब इस वाले हिस्सों से हाइड्रोजन गैस खत्म हो गया तो ये धीरे धीरे मेटल्स में परिवर्तित हो गए। ठीक है, मेटल्स में परिवर्तित हो गए। और इसके अब ये भी अब पिंड जो है पहले इस तरीके से नहीं थी, गोलाकार नहीं थी, ये ढतकी पतकी जो है रही है शुरुआत में, इस तरीके से इस तरीके से ऐसे जो है रही है, अभी भी है ऐसे ही। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे मेटेराइट्स गिरे, बहुत सारे मेटेराइट्स गिरे, उल्कापात हुए, तो यहाँ पर गड्ढे भी बने, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी बने यहाँ पर। और गड्ढों के बनने के कारण एक समय यहाँ पर क्या हुआ कि जो है जब वायुमंडल बन गया तो बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई, तो ये पूरा जो गड्ढे थे वो जल से भर गए। तो वही आज क्या है? महासागर हैं, वही आज महासागर हैं। ये गर्त जो भर गए वही महासागर हैं। तो ये पृथ्वी बनती कैसे? सबसे पहले पृथ्वी पर ये स्थल और जल कैसे बना, ये समझ लो। पहले जो है इसको पूरा पैंजिया कहा गया। इसको पूरा क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। हमारे इस जो है गोले के अंदर जो स्थल खंड था, स्थल भाग था, उसको क्या कहा गया? पैंजिया। पैंजिया कहा गया। जो स्थल खंड था पूरा, इसको क्या कहा गया? पैंजिया। ठीक है, पैंजिया कहा गया। किसको? जो आज जो स्थल मंडल है, जो आज महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप पहले क्या थे? एक ही पिंड थे, एक ही पिंड थे। ठीक है, अब ये पिंड चूंकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है, और ये चारों तरफ जल से भरा हुआ था, ये चारों तरफ जल से भरा हुआ था। और जो जल से भरा हुआ भाग था इसको कहा गया पैंथालसा। क्या कहा गया? पैंथालसा। ठीक है, तो 2 नाम आपको याद रखना है। पैंजिया का है स्थल मंडल है, पैंजिया क्या है? स्थल मंडल है प्रारंभ में। ठीक है, और जो चारों तरफ जलगर्त है उसको क्या कहा गया? पैंथालसा। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूम रही है तो, और इसके नीचे जो है ग्रीजी पार्ट पाया जाता है। लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के नीचे जाओगे तो एक मंडल है एस्थनोस्फीयर। कौन सा मंडल है? एस्थनोस्फीयर। और वहाँ पर जो है मोल्टेन अवस्था में जो है चट्टान वगैरह और मेटल्स वगैरह पिघले अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। जिसको क्या कहते हैं? मैग्मा। जब बाहर मैग्मा आ जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ तो उसको लावा बोलते हैं, और अंदर वो रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। अब उस मैग्मा के ऊपर, उस एस्थनोस्फीयर पे हमारा जो स्थल मंडल है वो मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक, 3 प्रकार की गतियां हैं, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो उस मूवमेंट के कारण ये पैंजिया जो है 2 भागों में विखंडित हो गई, 2 भागों में टूट गई। अब उत्तर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड। उत्तर वाला भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। दक्षिण वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो पैंजिया 2 भागों में विखंडित हो गई कालांतर में आगे चल करके। तो ये बन गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये फिर से एक बार पुनः इसमें फिर से जो है ये दोनों पिंड जो है आपस में मिले। इसके बाद फिर से जब टूटते हैं तो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, और ये ब्रेक हो करके ये वाला हिस्सा तो इधर चला जाता है पश्चिम की तरफ, ये वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला जाता है निकल करके, जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण होता है। अब देखो, अभी उठाओगे इसको, उठाकर इसमें घुसेड़ दो तो फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये उठा करके इसमें डाल दो, फिट हो जाए, और ये सब उठा करके इनमें घुसेड़ दो, ये सब चले जाएंगे, तो ये फिट हो जाएगा कि नहीं फिट हो जाएगा? तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये सब एक जमाने में क्या थे? सब एक ही थे, एक ही भाग थे।
तो इस तरीके से जो है ये इधर इधर चला गया निकल करके, और ये इस तरीके से इधर भाग रहा है। अभी भी इनमें मूवमेंट चालू है, अभी भी इनमें मूवमेंट चालू है। तो एक समय ऐसा आएगा फिर ये सब यूनाइट हो जाएंगे। ये सारे जो है स्थल मंडल के भाग जितने अलग अलग हैं, ये सब एक समय बाद कुछ फिर एक तरीके इधर से जाते हुए, आज ग्लोब लाया नहीं, और इस तरफ से जाते हुए दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ग्लोब उठा लाओ, लैब में रखा हुआ है, ग्लोब ध्यान नहीं रह गया। तो इस तरीके से ये सब फिर से जब मिल जाएंगे तो एक फिर से एक पैंजिया का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये अभी सब नहीं होने वाला। जाने कितने जीवन पृथ्वी पर आएंगे, ख़त्म होंगे, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समय में मिल जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जो है सब हमारा जो है इधर के उधर चले जाएं। लेकिन अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, जाने कितने लाखों वर्ष लगेगा समय इसको होने में। तो इस तरीके से जो है इसमें अभी, और ये भारत वाला हिस्सा जो है ये इस तरफ खिसक रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसके खिसकने से पर्वतों का भी निर्माण होता है। जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे, प्लेटों, इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन की। प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है तो इसको प्लेट विवर्तन की बोलते हैं। ठीक, अब जैसे ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब में देखो इस तरफ जो है पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है जो प्रशांत महासागर है। और यही वास्तव में क्या है, पैंथालसा का जो है वास्तविक स्वरूप है। जो पैंथालसा जो पहले हमने बताया था, जो पानी चारों तरफ से भरा हुआ था, ये क्या था, पैंथालसा था। और पैंथालसा के नाम से ही कहीं पैसिफिक नाम भी पड़ा है, प्रशांत महासागर उसी के नाम से लिया गया है, क्योंकि वो अवशेष है। क्या है, पैंथालसा का पैसिफिक महासागर क्या है, अवशेष है। ठीक है, तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि ये फिर से पानी वाला भाग जो है बड़ा होता जा रहा है। प्रशांत महासागर अभी फैल रहा है, ठीक है, उसका विस्तार हो रहा है। और ये जो स्थल मंडल है, ये स्थलखंड एक दूसरे के समीप जो है धीरे धीरे आते चले जाएंगे, तो पैंथालसा फिर बन जाएगा आने वाले समय में। ठीक, तो इस तरीके से ये वर्तमान स्वरूप अब आ गया है। अब इसमें हम लोग समझते हैं पहले महाद्वीप कहाँ है और महासागर कहाँ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप भूगोल का अध्ययन बगैर मानचित्र के तो होता ही नहीं है। ठीक, और इसके नीचे एक मैं बनाना भूल गया था, इसके नीचे एक है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब समझो महाद्वीप कौन कौन से हैं। इधर तो ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। और इसके नीचे कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। अब ये डमरू की तरीके से है कि नहीं, ये डमरू की तरीके से है। यहाँ पकड़ो और डमरू बजाने लगो। ठीक है, यहाँ पकड़ो और डमरू बजाने लगो। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, डमरू मध्य, डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य, दो जल राशियों को अलग करने वाला भाग जो है क्या कहलाता है, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ठीक है, हम लोग बाद में जब अध्ययन करेंगे कहाँ कहाँ पर जल डमरू मध्य पाए जाते हैं। भाई डमरू में बीच में इस तरीके से होता है दबा हुआ भाग, और वहीं पकड़ करके हम डमरू बजाते हैं। तो ऐसे ये डमरू बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर एक पनामा देश है, यहाँ पर एक पनामा देश है, और यही सीमा निर्धारित करता है दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, और यहाँ पर एक देश है मैक्सिको। यहाँ पर कौन सा देश है, मैक्सिको। और इधर लगभग 6-7 देश हैं, होंडुरास है, और इस तरीके से कई देश हैं। जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। तो ये सब सारे देश मैक्सिको से लेकर के और दक्षिण अमेरिका के ये सारे देश मिला देंगे तो क्या कहलाता है, लैटिन अमेरिका। आपने नाम सुना होगा, लैटिन अमेरिका का नाम सुना होगा ना। तो ये सारे देश, मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका का देश है, ये क्या कहलाता है, मध्य अमेरिका के देश, जो कि उत्तरी अमेरिका में आते हैं। किस में आते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। ठीक, तो मध्य अमेरिका के देश और दक्षिण अमेरिका के देश ये दोनों मिला करके क्या कहलाते हैं, लैटिन अमेरिकी देश। क्या कहलाते हैं, लैटिन अमेरिकी देश। लेकिन महाद्वीप की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ से अलग हो गया। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब नक्शा देखना शुरू कर देना, अब यहाँ समझ जाए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पर एक जो है झील है और एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। और यहाँ पर एक झील है कैस्पियन सागर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर एक सागर है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर। ठीक, और यहाँ पर एक सागर है ब्लैक सागर। एक कौन सा सागर है, ब्लैक सागर। इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक, काला सागर।
तो अब ये रेखा यहाँ से जो गुजरती है, ये पूरा ये वाला भाग, पश्चिम वाला भाग, ये क्या कहलाता है? यूरोप महाद्वीप। ये क्या कहलाता है? यूरोप महाद्वीप। अर्थात यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, काला सागर, ये किसको अलग करता है? यूरोप को। किससे? एशिया से। ये क्या है? एशिया महाद्वीप। ये है एशिया महाद्वीप और इसके पश्चिम वाला भाग क्या है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप एशिया से किससे अलग होता है? यूराल पर्वत से। किससे अलग होता है? यूराल पर्वत से और कैस्पियन सागर से और ब्लैक सी से। ये ब्लैक सी, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत एक रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा, जो किसको अलग कर देते हैं? यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूरोप महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप हो गया। और इसी में रूस है जो यहाँ तक फैला हुआ है, एशिया में भी और यूरोप में भी है। रूस का जो विकसित वाला हिस्सा है वो यूरोप में है। रूस का जो विकसित वाला हिस्सा है वो यूरोप में। इधर वाला हिस्सा ये साइबेरिया कहलाता है। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साइबेरिया। और ये जो है साइबेरिया का ही एक स्थान है बर्खोयांस्क, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। साइबेरिया में एक स्थान है बर्खोयांस्क, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ पर -60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एशिया हो गया और ये हो गया अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका। ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में कई द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर है आपका जो है ये सारे द्वीप हैं, इस तरीके से न्यूजीलैंड यहाँ पर है ये। तो ये सब मिला करके क्या कहलाता है? ओशिनिया। क्या कहलाता है? ओशिनिया। ओशिनिया, ये ओशिनिया। और एक दक्षिण में है जो क्या कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हो गए? नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4 और एशिया 5, ओशिनिया 6 और अंटार्कटिका 7। तो महाद्वीप कितने हो गए? 7। महाद्वीप कितने हो गए? 7। अब इनको एरिया वाइज देखा जाए, अगर एशिया है, एशिया के बाद क्या है? अफ्रीका। मतलब अगर इसको हम एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद में कौन सा है? अफ्रीका। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद में साउथ अमेरिका, इसके बाद में अंटार्कटिका और इसके बाद में यूरोप, इसके बाद में ओशिनिया। ये है क्रम। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ये क्रम है किसके हिसाब से? एरिया वाइज। एरिया वाइज तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, एरिया वाइज। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा एशिया है, सबसे बड़ा एशिया है। फिर इसके बाद में अफ्रीका है, फिर यूरोप है। ठीक है, फिर यूरोप है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ओशिनिया और फिर अंटार्कटिका। ये जन शून्य है। ये क्या है? जन शून्य है। यहाँ पर जनसंख्या आया नहीं तो सबसे लास्ट में यही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अब इनका हम लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे रेखाओं का। महासागर देख लेते हैं इसके साथ साथ लगे हाथ। ये जो एस के आकार का ये है, एस आकार में है, ये है ना, ये एस के आकार में, हमारे जो अंग्रेजी का अक्षर है एस, उस आकार में है। तो ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अपने मानचित्र में भर लो इसको, इसलिए मानचित्र दिया है मैंने। इसको क्या बोलते हैं? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। और इस इधर साइड वाला ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसमें देखो, अगर इसको हम जोड़ दें, इसको घुमा कर उठा करके इधर जोड़ दें तो ये भी उधर ही आ जाएगा। तो ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इधर भी कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर, क्योंकि ग्लोब में अगर देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जुड़ जाएगा। तो इसके नज़दीक कौन सा भाग आ जाएगा? अलास्का आ जाएगा। साइबेरिया वाले, ये साइबेरिया है, साइबेरिया का कमचटका प्रायद्वीप जो है अलास्का के इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर और ये वाला भी क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, जैसा कि इसमें दिख रहा है प्रशांत महासागर। ठीक, और इसके अलावा भारत के नीचे एक महासागर है जिसका क्या नाम है? हिंद महासागर। इसका हिंद महासागर।
और उत्तर में एक महासागर है, उसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर उत्तर में। और इसके अलावा अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर यहाँ पर दक्षिणी महासागर है। कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर या साउदर्न ओशन बोलते हैं, दक्षिणी महासागर या साउदर्न ओशन। तो महासागर कितने हो गए? प्रशांत महासागर 1, अटलांटिक महासागर 2, हिंद महासागर 3, आर्कटिक महासागर 4 और दक्षिणी महासागर 5। तो महासागर कितने हो गए? 5 महासागर हो गए। ठीक है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो देश के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर है, हिंद महासागर। ठीक है। और दक्षिणी महासागर वास्तव में क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, जो दक्षिणी महासागर के रूप में अलग से जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो प्रशांत महासागर, अब ये इक्वेटर जो है ये है विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? उत्तरी महासागर। अब ये अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा के उत्तर वाला क्या कहलाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। और विषुवत रेखा के दक्षिण वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऐसे ही प्रशांत महासागर, विषुवत रेखा के उत्तर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर, विषुवत रेखा के दक्षिण वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है। लेकिन दक्षिणी महासागर ये तो दक्षिण में है, इसका 2 भाग नहीं है। ऐसे आर्कटिक महासागर ये भी दक्षिण उत्तर में है, इसके 2 भाग नहीं। इसी प्रकार से ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के उत्तर में इधर साइड में अरब सागर है, हिंद महासागर का ही भाग है। पश्चिम साइड में जो कौन सा सागर है? अरब सागर। और पूर्व साइड में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ठीक है। लेकिन तो हिंद महासागर भी 2 भागों में है। उत्तरी हिंद महासागर में 2 हिस्से हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में ये पूरा हिंद महासागर है ही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक। तो ये 5 महासागर हो गए और 7 क्या हो गए? महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीप हो गए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ओशिनिया महाद्वीप, या इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ये रेखाएं जो हैं, इन रेखाओं को अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझो। जो विषुवत रेखा है ये 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। अब इसमें देख लो, ये पूरा यहाँ से अगर हम खींचें तो ये पूरा जो है पृथ्वी का ये हिस्सा हो गया दक्षिणी वाला, और ये पूरा उत्तरी वाला हिस्सा हो गया। अब इसमें विषुवत रेखा के उत्तर में जल अधिक है कि स्थल अधिक है? और विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या अधिक है? विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या अधिक है? जल अधिक है। विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या है? जलीय भाग अधिक है। और विषुवत रेखा के उत्तर में स्थल अधिक है। और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गोलार्ध में रहती है? उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या रहती है। वो भी जनसंख्या कहाँ पर है? अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया, इनमें जनसंख्या, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती। 80% से अधिक जनसंख्या, लगभग 90%, 90% जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। बाकी 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। ठीक। आप देखो यहाँ पर हम लोग इन रेखाओं के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से सूर्य हमारा इनको प्रभावित करता है। देखो सूर्य, ये तो कर्क रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा है। और ये क्या है? मकर रेखा। सूर्य इन्हीं दोनों के बीच रहता है, सूर्य इन्हीं दोनों के बीच रहता है। और इस विषुवत रेखा के पास सूर्य लगभग हमेशा 12 महीने जो है उसकी तीखी रोशनी पहुंचती है, क्योंकि यहीं इन्हीं दोनों बीच तो रहता है, यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो भी ये उभार है, विषुवत रेखा में क्या है? उभार है। उभार होने के कारण यहाँ हमेशा जो है गर्मी पड़ेगी। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी का वो कौन सा स्थान है जहाँ ठंडी नहीं पड़ती है? जहाँ ठंडी नहीं पड़ती है वहाँ पर मतलब शीत ऋतु होता ही नहीं है। तो कौन सा स्थान है? विषुवत रेखीय स्थान। कौन सा स्थान है? विषुवत रेखीय स्थान। विषुवत रेखा के आसपास जो है क्षेत्र, यहाँ पर क्या है?
सर्दी नहीं पड़ती है, यहाँ पर हमेशा ग्रीष्म ऋतु रहता है। कौन सा ऋतु रहता है? ग्रीष्म। और बल्कि कह सकते हो बारिश वाली ऋतु, हमेशा बरसात की ऋतु रहती है, डेली बारिश होती है, यहाँ पर डेली बारिश होती है। यहाँ पर लगभग 70% 71% क्या है? जल है। विषुवत रेखा के आसपास लगभग 70-71% क्या है? जल है। ठीक है, अब यहाँ जल है, सूर्य यहाँ है तो भी यहाँ लंबवत चमक रहा है, यहाँ है तो भी यहाँ लंबवत चमक रहा है, तभी तो विषुवत रेखा के आसपास 12 महीने दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है और 8 बजे की बात, 8 बजे के पहले की धूप तो गर्मियों में भी अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है? 8 बजे की धूप हम अपने यहाँ उत्तरी भारत में यहाँ 8 बजे के पहले वाली धूप अच्छी लगती है, उसके बाद धूप जो है हमको बेकार लगती है। तो ऐसे ही पानी जल को भी है, जल 8 बजे तक की धूप को तो सह लेती है, उसके बाद जब धूप तेज बढ़ने लगती है तो उसके कारण जल क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है, जल बॉयल होने लगता है। और बॉयल होता है तो उससे क्या बनता है? भाप। और भाप बन करके वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। और 2 बजे तक इतना ज़्यादा भाप हो जाता है उसमें कि वो रुके नहीं रहते हैं, वो उनका संघनन प्रारंभ हो जाता है और उनसे बारिश होने लगती है। तो प्रतिदिन प्रत्येक दिन 2 बजे के बाद विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, 2 बजे के बाद प्रत्येक दिन हर दिन विषुवत रेखा में क्या होती है? बारिश होती है। तो प्रश्न आएगा सबसे अधिक वर्षा वाली पेटी कौन सी है? सबसे अधिक वर्षा वाली पेटी कौन सी है? विषुवत रेखा है, क्षेत्र नहीं कह रहा हूँ। सबसे अधिक विषुवत रेखा वाली पेटी, पट्टी, ये पूरी पट्टी कौन सी है? विषुवत रेखा। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी में, मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी। चेरापूंजी में भी मौसिन राम, मौसी का गांव, ठीक है, मौसिन राम, तो सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है। लेकिन पेटी की बात करें तो कौन सी है? विषुवत रेखीय पेटी है। मौसिन राम में एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ पे समर का पाइप लगा दो, इतनी तेज पानी बरसता है वहाँ। ठीक है, उसका कारण क्या है कि मौसिन राम जो स्थान है वो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ से जो है हवाएं चलती हैं बंगाल की खाड़ी से, और जो जलवाष्प लेकर जाती हैं और उन पहाड़ियों से टकरा करके वहीं पे पूरा उड़ेल देती हैं, बादल को पूरा वहीं उड़ेल देती हैं। तो पूरा पानी बिल्कुल धार से बह चलता है वहाँ पर, धार के रूप में, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा हो जाती है वहाँ पर विश्व। हाँ, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है, मौसिन राम में ही। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम। लेकिन कहेगा पूरे विश्व में वर्षा सबसे अधिक किस पट्टी में होती है? तो विषुवत रेखा में होती है, क्योंकि रोज वर्षा हो रही है वहाँ पर। और रोज वर्षा क्यों हो रही है? क्योंकि जल भाग अधिक है और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसकी वजह से जो है ये पानी गर्म हो जाता है और गर्म होकर के बारिश हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी? जो है उस कर्क और मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास। कारण क्या है? वहाँ मरुस्थल ज़्यादा है, वहाँ क्या है? मरुस्थल ज़्यादा है। ठीक है, तो और इसके वजह से जो है वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो इसलिए सबसे अधिक गर्मी। अब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो मौसम सम हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है? सम हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा धूप यहाँ निकलने के बावजूद भी जो है गर्मी इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये चिपचिपा वाला मौसम, बारिश वाला मौसम कितना ख़राब होता है। गर्मी कम होती है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है स्क्रोचिंग गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 12 महीने जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है। यहाँ का जो आदमी होगा क्या हो जाएगा? काला कलूटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस वाले क्षेत्र के एनिया, केन्या, ये सब युगांडा पिगांडा जो पड़ते हैं यहाँ पे आदमी कैसे होते हैं? काले होते हैं। और जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे वैसे वैसे आदमी गोरे होते चले जाएंगे। और यूरोप वगैरह में चले जाओगे तो ऐसी चमड़ी के होंगे, उनको रगड़ दोगे तो खून निकल आएगा। उनकी चमड़ी बहुत सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, एक खरोंचा मार दो तो खून की धारी बन जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सूर्य हमारे शरीर की त्वचा के रंग को भी निर्धारित करता है। ठीक है भाई, एक आदमी सूर्य की मतलब खुले में काम कर रहा होगा तो वो काला पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? और एक आदमी एसी में बैठा हुआ काम कर रहा होगा तो काला होगा तो भी उसकी चमड़ी जो है धीरे धीरे गोरेपन हो जाएगी, क्योंकि वो लक्स साबुन से नहा रहा है। ठीक और फेयर एंड लवली लगा रहा है।
कुछ भी लीप पोत लो लेकिन उससे रंग नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए इस पट्टी वाले लोग जो रहते हैं वो मोस्टली ब्लैक होते हैं, काले हो जाते हैं, जिनको निग्रो वगैरह कहते हैं। अब हम लोग जब जनजातियों की चर्चा करेंगे, उसके प्रजातियों की बात करेंगे, तो रंग के आधार पर प्रजातियों को बांटा गया है और सूर्य ही सबको निर्धारित करता है, व्यक्ति के रंगों को भी सूर्य ही निर्धारित करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन पर कौन कौन से देश स्थित हैं, ये हम लोग जो है कल इसका अध्ययन करेंगे कि कर्क रेखा पे कौन सा देश है, मकर रेखा पे कौन सा देश है, विषुवत रेखा पे कौन सा देश है। ठीक है, तो ये सारा देशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में देखो मानचित्र के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जो मानचित्र है, हम लोग यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। वैसे तो भूगोल में जाओगे तो गहराई में तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करनी है तो मानचित्र हम 3 तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होता है फिजिकल मानचित्र, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉलिटिकल मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थेमेटिक या विषयक मानचित्र। ठीक है, तो 3 प्रकार के मानचित्रों के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। जो भौतिक मानचित्र है या फिजिकल मानचित्र है, फिजिकल मैप है, उसमें हम लोग पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, घाटी, झील, झरना, सागर, समुद्र, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिक मानचित्र में, फिजिकल मैप में। ठीक है, द्वीप वगैरह, ठीक है, ये सब कौन से द्वीप कहाँ है, महाद्वीप, ये सब फिजिकल, जो भौतिक, जो ईश्वर ने जो बना दिया, उन सारी चीज़ों का भौतिक स्वरूप का पूरा अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, फिजिकल। और पॉलिटिकल में जो इंसान ने बना दिया है, इंसान ने क्या बना दिया, देश बना दिए। भाई प्रकृति ने थोड़े नहीं बनाया है, इंसान ने देश बना दिए, राष्ट्र बना दिए, सीमा बांध दी कि इस सीमा के नीचे हम लोग रहेंगे, इस सीमा में वो रहोगे। तो यहाँ पर देशों का अध्ययन करेंगे, देशों की राजधानियों का अध्ययन करेंगे, लोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र में। इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं, पॉलिटिकल। और तीसरा है थेमेटिक मैप या विषयक मानचित्र। विषयक मानचित्र मतलब किसी विशेष विषय का अध्ययन उसमें करते हैं, किसी विशेष विषय का। जैसे वनस्पतियों का अध्ययन करना है तो पूरे विश्व में वनस्पतियों का कहाँ कहाँ कैसा वितरण पाया जाता है, उसका अध्ययन, वो क्या हो गया, थीमेटिक मानचित्र। इसी प्रकार से जो है अगर कल्चर की बात करें तो कौन से लोग जो है किस कलर के हैं, कहाँ पर कौन से कलर के लोग पाए जाते हैं, तो ये एक जो है व्यक्तियों के वितरण का अध्ययन कर लेंगे कि उनकी प्रजातियों का वितरण क्या है, तो ये भी एक थीमेटिक हो गया। थीमेटिक मतलब एक विषय विशेष, किसी विषय विशेष का जब हम मानचित्र में दर्शाते हैं किसी विषय विशेष चीज़ों को, तो उनको क्या बोलते हैं, थीमेटिक। थीम किससे बना है, थीम का मतलब क्या होता है, कोई विचार, थीम मतलब कोई विचार, कोई विशेष चीज़। ठीक है, जब किसी विशेष चीज़, किसी विशेष विचार का अध्ययन करते हैं मानचित्र के माध्यम से, तो उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। जैसे कहीं पूरा परिवहन जाल दिखाना है, जैसे भारत में कि रोडों का जाल क्या है, रेलवे का जाल क्या है, तो ये सब क्या हो गया, एक विशेष विषय तो हो गया, थीम हो गया। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं, थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के मानचित्रों में हम इन सारी चीज़ों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे हम घुमाते चलेंगे, आपको पूरे विश्व का जो है भ्रमण करते चलेंगे। ठीक।